देश भर में छात्रों की परीक्षा आमतौर पर हर सेमेस्टर में ली जाती है, लेकिन सूरत की यूनिवर्सिटी में एक ऐसा नियम अपनाया गया है जिसमें छात्र अब जब चाहें परीक्षा दे सकते हैं। केंद्र सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमल करते हुए सूरत की यूनिवर्सिटी ने ऑन डिमांड परीक्षा की शुरुआत की है, जिससे अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे दक्षिण गुजरात में पढ़ने वाले 2 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा, जिसमें शिक्षा के साथ साथ परीक्षा में छात्रों के समय को भी ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही हमने ये शुरू किया है। जब बच्चे को जब चाहता है, जब बच्चे को जब सुविधा रहती है, अनुकूलता रहती है, तब वो बच्चा उनकी एग्जाम दे सकता है। इसीलिए उसका नाम भी ऑन डिमांड एग्जाम है। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए TV9 की खास रिपोर्ट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और वो पूरी रात प्रश्न का आंसर रटते रहे। कई छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में रोका गया था। NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज इस सबूत को जरा गौर से देखिए। इस पन्ने के दूसरे पॉइंट पर लिखा है चेक इन N10 12.40, अनुराग यादव लेटर नंबर 440 और इसके बगल में लिखा है मंत्री जी। जब हमारे संवाददाता गेस्ट हाउस पहुंचे तो क्या हुआ, देखिए। 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। अभ्यर्थी के ठहरने की व्यवस्था सिकंदर नाम के व्यक्ति ने कराई थी। इसके पुख्ता सबूत TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंची बीजेपी की केंद्रीय टीम ममता सरकार को घेर रही है। संदेश खाली पहुंची टीम ने यहां क्या देखा, देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बंगाल में जारी हिंसा का जायजा लेने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंची। टीम के सदस्य विप्लव देव ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मेरे सामने 3 गरीब बच्चे ST के, इनको इस तरीके से पीटा गया, मारा गया अपने घर में। पुलिस आया बाद में। टीम के सदस्य बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बशीरहाट में बीजेपी वोटर्स को नल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया, नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? केंद्रीय टीम ने यहां बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रही रेखा पात्र से भी मुलाकात की। रेखा ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में TMC बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। 7 विधानसभा की हर लोगों के ऊपर TMC वालों ने जितना अत्याचार करे, तो हम सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ के हर जगह पे ऐसे ये TMC वालों ने हंगामा मचा रही है, ऐसे ही संतरासी फैला रही है, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद से ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले ये टीम कूच बिहार और डायमंड हार्बर का दौरा कर चुकी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर बंगाल में हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत कर रही है। और वहीं बम की धमकी से जुड़े हुए ईमेल को मिलने के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया। और ये धमकी भरा ईमेल आखिर कहां पर भेजा गया मुंबई में, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के अस्पताल, BMC हेडक्वार्टर और चेन्नई से मुंबई आने वाली फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता सक्रिय हुआ। ये तमाम धमकियां ईमेल के जरिए दी गई, जिसमें VPN नेटवर्क का सहारा लिया गया। विमान में बम होने का ईमेल दिल्ली स्थित एयरलाइंस के कॉल सेंटर पर आया। जहां बम होने की खबर आई, पुलिस ने हर जगह छानबीन की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मुंबई के महाराष्ट्र को दहराने की धमकी, 50 से ज्यादा अस्पताल को धमकी मिली। मुंबई एयरपोर्ट, BMC हेडक्वार्टर को ईमेल भेजा गया। चेन्नई से मुंबई आ रही फ्लाइट में बम होने का ईमेल आया। Bibble.com नाम की वेबसाइट से सभी ईमेल आए। चेन्नई से मुंबई आ रही फ्लाइट बीती रात 10:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गई। लगातार धमकी भरे ईमेल्स मिलने से मुंबई पुलिस परेशान नजर आई। ये तमाम ईमेल्स के पीछे क्या मकसद था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस धमकी भरे मेल की जांच कर रही है और मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल और 15 कॉलेजेस में बम होने के ईमेल्स भेजे गए थे।
बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले ही 12 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पुल टूट गया। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। 4 ब्लॉक को जोड़ने वाला अररिया के बकरा नदी पर बना पुल टूटकर बिखर गया। पुल के अप्रोच रोड के बनने के बाद इसका उद्घाटन होना था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। आरोप ये भी कि पुल निर्माण का काम रात में होता था और निर्माण से जुड़ी जरूरी जांच नहीं की गई। पुल का जो जांच होता है सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती। उसमें तो आ जाता है कि छड़ कहाँ तक अंदर गया है, कहाँ तक बालू गया, कहाँ तक कंक्रीट गया, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं हुआ, जिस कारण ये आज हादसा ये हुआ है। आरजेडी ने पुल में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया और इसे संस्थागत भ्रष्टाचार बताया। और बकरा नदी पर पुल बन रहा उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में। ये पुल ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी में बन रहा था। परियोजना से जुड़े 3 अधिकारियों पर पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। रजौरी गार्डन के बर्गर किंग में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। फायरिंग में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर वजह क्या रही। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके बर्गर किंग आउटलेट के अंदर बीती रात फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के फौरन बाद दिल्ली पुलिस सहित एंटी नारकोटिक्स और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। आउटलेट के अंदर 10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस सीसीटीवी सहित दूसरे सबूत की पड़ताल कर रही है। पहुंचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त युवक के साथ एक महिला भी थी, जो फायरिंग के बाद वहां से चली गई। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। हमलावर कौन थे, इसकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हमलावर कितने थे, इसकी भी जानकारी दिल्ली पुलिस जुटाने में लगी हुई है। लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो साथ है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अमित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसकी वजह से राजधानी में बिजली की मांग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में गर्मी अपने चरम स्तर पर है। दिल्ली इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रही है। हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल है। तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मंगलवार को राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट पर पहुंच गई, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग का पिछला रिकॉर्ड इसी साल 29 मई को बना था, जब 8,302 मेगावाट की मांग दर्ज हुई थी। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 22 मई 2024 को पहली बार 8,000 मेगावाट तक पहुंची थी, जबकि कल यानी मंगलवार बिजली की मांग दोपहर 3:22 पर 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक इस साल 22 मई से अब तक दिल्ली में अधिकतम बिजली मांग 8 बार 8,000 मेगावाट से अधिक रही है। दिल्ली में बिजली की पिछली अधिकतम मांग 29 जून 2022 को 7,695 मेगावाट तक रही थी। वहीं पिछले साल की अधिकतम बिजली मांग 7,438 मेगावाट थी। मंगलवार को 8,647 मेगावाट की सर्वकालिक उच्चतम मांग पिछले साल की गर्मियों की तुलना में 16% अधिक है। पंजाब से खबर है। पंजाब के पठानकोट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कथलौर में आग लग गई। जंगल में आग फैलने से वन्यजीव विभाग में हड़कंप मच गया। करीब 1700 एकड़ में फैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने आधे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से जानवरों में अफरा तफरी मच गई। कई जानवर जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागते दिखे। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, तब तक भारी नुकसान हो चुका था। आग से कई जानवरों के मारे जाने की भी खबर है। घायल जानवरों को इलाज के लिए पास के मवेशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज में। 30, 60 और 90 सेकंड में दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज बिहार के नालंदा दौरे पर प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। खंडहर नालंदा यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री आज नालंदा यूनिवर्सिटी के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नालंदा पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। पीएम सुबह करीब 10:30 बजे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग भाग लेंगे। परिसर में 40 क्लासरूम के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनमें कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 2 सभागार हैं, जिनमें 300 सीटों की क्षमता है। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास है। इसमें इंटरनेशनल सेंटर, एम्फी थिएटर समेत कई और सुविधाएं भी हैं। विश्वविद्यालय का इतिहास करीब 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। साल 2016 में नालंदा के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को भी जारी किया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहां किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने उनका धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के अगले सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी और किरण रिजिजू शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन सिंह, एलजेपी से चिराग पासवान सहित कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि संसद के इस सत्र में नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। नए सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार का दृष्टिकोण देश के सामने रखेंगी। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र नेतृत्व में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने जा रही है। कोर कमेटीची बैठक लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी ने तय किया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेतृत्व में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मीडिया के सामने नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी तस्वीर साफ कर दी। प्रदेश अध्यक्ष हो या और कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में बहुत मामूली अंतर है, जिसे विधानसभा चुनाव में बेहतर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के कारण तलाशे जाएंगे और भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स है उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे
मराठा समाज की नाराजगी को देखते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की चर्चा तेज थी, लेकिन पार्टी ने ऐसे किसी भी बदलाव पर विराम लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार यूपी सहित महाराष्ट्र से बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में पार्टी को महज 9 सीट पर जीत मिली, जबकि 2019 में 23 सीट पर जीत हासिल हुई थी। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चिंता की बात नहीं है, जो पार्टी का फैसला है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि किरण चौधरी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। 2 दिन पहले भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किरण ने पार्टी छोड़ने का संकेत भी दिया था। किरण चौधरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेयर प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। किरण और उनकी बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग त्याग पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा है। किरण चौधरी अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आरएसएस के प्रचारक सतीश कुमार ने जयपुर में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में कहा कि अब छोटा नहीं बड़ा परिवार सुखी परिवार है। बड़े परिवार की पैरवी करते हुए सतीश कुमार ने कहा, पहले कहा जाता था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन अब हम कहते हैं बड़ा परिवार सुखी परिवार। पहले बोलते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, अब हम कहते हैं नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार। 2 या 3 बच्चे घर में रहते अच्छे, घर को रखते अच्छे, देश को रखते अच्छे। इसलिए 5-6 हो ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 2 या 3 जरूर हो। पीएम मोदी कल वाराणसी में थे, जहां पर उन्होंने स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पीएम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देखने के लिए पहुंचे। अश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजा करने के बाद पीएम रात शीघ्र स्टेडियम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने निरीक्षण के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रगति की समीक्षा की। इस स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से काशी के युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। बता दें कि इस स्टेडियम में लगभग सभी स्पोर्ट्स होंगे और सभी खेलों के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। खेल प्रेमियों को वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच देखने को मिलेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेडियम की इमारतें ग्रीन बिल्डिंग होंगी। स्टेडियम में ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल वार्म अप पूल के साथ होगा। जिम, स्पा, योगा सेंटर, पूल, बिलियर्ड्स और कैफेटेरिया के साथ बैंक्वेट हॉल भी बनेगा। स्टेडियम के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण का काम जुलाई तक पूरा होना है। इधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। नवंबर में होने जा रहे झारखंड विधानसभा का चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसे लेकर दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव के लिए अगले 5 महीने का रोड मैप बताया। तो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है, उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी। एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी शिरकत की और दावा किया, बीजेपी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस दृष्टिकोण से आज पूरे कोर कमेटी का साथ बैठक हुआ और आगे में झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है और अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके झारखंड में सरकार बनाने का काम में हम लोग सब जुट जाएगा, यही आज हमारा संकल्प रहा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। उनके साथ भाजपा के फायरब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है।